नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बेल शरण पर आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय देख रहे थे। उसमें हमने सीरीज़ में अपने 3 पाठ पूरे कर लिए थे। आज हम चौथा पाठ देखेंगे। चौथा पाठ हमारे सामने रहेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का स्थल। तो ये कक्षा 6 के स्तर के अनुसार इस पाठ का अपन अध्ययन करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगर अपन चौथा पार्ट देखें तो हमारे सामने ये सभ्यता स्थल है। तो इसमें हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न रहता है, सभ्यता क्या है। तो सभ्यता की बात करें, जब से मनुष्य ने अपने स्वयं के बारे में छोड़ करके दूसरों के बारे में जब सोचना शुरू किया तब उसने स्वयं समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। जब से मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ किया तभी से सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें, समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं। जब यहाँ पर नदी अन्न समाप्त हो जाता है तो सभ्यताएं भी नष्ट हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती है। यहाँ से या वहाँ से क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाती है। सभ्यताएं समय के साथ स्थानांतरित हो जाती है। नदी अगर अपना मूवमेंट चेंज कर लेती है तो सभ्यता भी चेंज हो जाती है। वहाँ से लोग उस जगह को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको यहाँ से सभ्यता भी क्या हो जाती है, वहाँ की सभ्यता समाप्त हो जाती है और उस नई जगह शुरुआत हो जाती है। अब अगर हम बात करें राजस्थान में सभ्यता के प्रारंभिक, मानव के प्रारंभिक अगर क्रियाकलाप की बात करें, प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, मानव ने कब से प्रारंभ हुई, इसके लिए लिखित साक्ष्य अपने पास में नहीं है। मानव के जो राजस्थान में अगर बात करें तो इसके लिखित साक्ष्य अपने पास में नहीं है। उसके बाद अगर उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुई, लिखित साक्ष्य तो नहीं थे लेकिन अपने सामने जो उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उत्खनन से उसी के आधार पर अपने सभ्यताओं को अलग अलग भागों में बांटा। इसमें अगर अपन बात करें तो उस प्राचीन काल के जो सभ्यता थे उसको अलग अलग भाटों में शस्त्र वगैरह आधार पर, उस उपकरणों के जो थे उनके आधार पर सभ्यता को बांटा। ये राजस्थान का अध्ययन का चौथा पाठ है। तो इसमें अगर प्रारंभ में जो कि पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे उसको युग प्रस्तर युग यानी पाषाण काल कहा। उसके बाद तांबे का प्रयोग हो गया, सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया तो उसको ताम्रकांस्य काल भी कहा। फिर लोहे का प्रयोग होने लगा तो उसको लोह काल भी कहा। अगर मानव की बात करें तो मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया था, तो यानी ताम्र सभ्यता सर्वप्रथम आती है। उसके बाद में लोह सभ्यता आती है और उससे पहले पाषाण सभ्यता सबसे प्राचीन आती है। उस टाइम मनुष्य पाषाण मतलब पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता है, उसको प्रारंभिक युग था। ये इस पाषाण की बात करें, ये क्या था, प्रारंभिक युग था। मनुष्य का प्रारंभिक युग कौन सा था, पाषाण काल था और ताम्र सभ्यता ये थी। अब अगर अपन राजस्थान की ताम्र सभ्यता की बात करें तो राजस्थान में ताम्र सभ्यता में कालीबंगा, गणेश्वर और राहड़ राजस्थान की 3 ताम्र सभ्यताएं हैं। और इसमें अगर कालीबंगा की बात करें तो इसमें प्रस्तर यानी पाषाण सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। तो ये पाषाण सभ्यता में राजस्थान में एक ही सभ्यता पाई जाती है, वो है कालीबंगा सभ्यता है। और गणेश्वर और राहड़ ये ताम्र सभ्यता है। हालांकि गणेश्वर और राहड़ में लौह सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः ये तीनों सभ्यताएं क्या है, ताम्र सभ्यताएं हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें मानव ने सर्वप्रथम तो मानव ने सर्वप्रथम अगर बात करें, मानव सर्वप्रथम अपना भोजन किससे करता था, शिकार से करता था। उसके बाद मनुष्य ने क्या किया था, शिकार किया था। शिकार से उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, पशु पालने शुरू कर दिए, तो ये पशुपालन आ गया। और उसके बाद मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया। जब से तो कृषि का ये इसका क्रम रहेगा। तो सर्वप्रथम शिकार किया, उसके बाद पशुपालन किया और उसके बाद में कृषि किया। तो ये मनुष्य का धीरे धीरे कृषि की तरफ अग्रसर हो गया। तो कृषि करता रहा तो उसके शिकार के लिए तो पत्थर के उपकरण प्रयोग ले रहा था, पशुपालन के लिए भी उस टाइम में मतलब जीवों को शिकार करने के लिए भी पत्थर के उपकरण ले रहा है। तो उसको मतलब कृषि के टाइम उसने तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उस टाइम में से यह ताम्र सभ्यता का प्रारंभ हो गया था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो राजस्थान में अगर अपन ताम्र सभ्यताओं की बात करें, उसमें अपने 3 सभ्यताएं देखी, कालीबंगा, गणेश्वर और राहड़। कालीबंगा पाषाण सभ्यता है, गणेश्वर और राहड़ ये सभ्यता। उसके बाद अगर देखें राजस्थान में कुछ सभ्यता स्थल है, कौन कौन से सभ्यता स्थल है उसको अगर अपन चित्र की सहायता से देखें, मैप की सहायता से, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ प्राचीन सभ्यता के केंद्र दे रखे अपनी मैप में। इसमें अगर अपन बात करें सर्वप्रथम उत्तर की शुरू करते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ में 3 से 4 सभ्यता हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पोल सभ्यता। अगर अपन यहाँ पर बात करें कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल और बड़ा पोल, ये हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल तो अपन पढ़ते हैं, लेकिन बड़ा पोल सभ्यता जो कक्षा 6 की नई एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया तो यहाँ हनुमानगढ़ में है। उसके बाद अगर हम बात करें झुंझुनू में, तो झुंझुनू में सोनारी सभ्यता है। सीकर की बात करें गणेश्वर सभ्यता है, ताम्र सभ्यता को जननी भी कहा जाता है। भरतपुर में दर सभ्यता है, भरतपुर में एक सभ्यता और आती है, 9 सभ्यता भी भरतपुर में है। उसके बाद जयपुर में विराट सभ्यता है, इसको प्राचीन महाभारत के काल विराट नगर कहा जाता था। बीकानेर में सोंती सभ्यता है और सोंती को क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है सोंती को। और बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता है। यहाँ पर इसको अगर अपन नाम से याद करने की बात करें तो यहाँ पर इस कौन से क्षेत्र में कौन सी सभ्यता है इसको अपन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें नगर सभ्यता की बात करें तो नगर सभ्यता टोंक में है और रेड सभ्यता भी टोंक में है। लेकिन अगर नगरी सभ्यता की बात करें, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर नगर और नगरी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नगर सभ्यता कहाँ पर है, टोंक में है, और नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, आहट उदयपुर। इस तरह से राजस्थान के
सब प्रमुख सभ्यता केंद्र है, जो प्राचीन केंद्र थे, उनका उल्लेख कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में किया गया, चौथे अध्याय में। हालांकि ये और भी सभ्यताएं पाई जाती है, लेकिन कक्षा 6 के स्तर के अनुसार अगर बात करें, यहाँ पर इन्हीं सभ्यताओं को उल्लेख किया गया कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में। हम यहाँ पर कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक जो सभ्यताएं दे रहे हैं उनका उल्लेख करेंगे। अब इसमें आगे तीन चार महत्वपूर्ण सभ्यताओं का उल्लेख किया है, तो उनमें अगर अपन देखें कालीबंगा सभ्यता की उल्लेख किया हुआ, तो कालीबंगा देखें, कालीबंगा के बारे में कुछ जानकारी देखें तो कालीबंगा के द्रस्वती या सरस्वती नदी के किनारे उत्खनित, मतलब पुरातत्वविद किसने, सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे अमलानंद घोष के द्वारा कई सभ्यताओं का खोज की गई थी। उसमें हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे जो सरस्वती सरस्वती की वर्तमान स्वरूप है, घग्गर के किनारे कालीबंगा हनुमानगढ़ में सभ्यता का मिली। और इसमें बीबीलाल और बीके थापर ने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। बीबीलाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया। खुदाई में यहाँ सिंधु सभ्यता का एक नगर मिला, जहाँ पर किसका प्रयोग होता था, ईंटों का प्रयोग। अगर पूछा जाए ईंटों का प्रयोग कहाँ पर होता था, ये कालीबंगा सभ्यता में होता था। यहाँ पर नालियाँ बनी हुई थी, और नालियाँ किसकी थी, ईंट व लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता थी जहाँ पर ईंट व लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी। ये एकमात्र सभ्यता थी कालीबंगा जहाँ नालियाँ मिली थी। उसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पर अग्निकुंड वेदिकाएं मिली है। हालांकि अग्निकुंड वेदिका लगभग सभी सभ्यताओं मिले, लेकिन राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता में ही अग्निकुंडो वेदिका मिले। ज्योति हुई अगर कृषि भूमि के साक्ष्य मिले, राजस्थान में एकमात्र सभ्यता कौन सी थी, कालीबंगा सभ्यता थी, जहाँ से ज्योति भी कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। आगे अगर अपन देखें, तांबे के बेल मिले, कांस्य के दर्पण मिले, हाथी दांत का कंघा मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, मृदु भांड मिले, यानी कांच की मणिकाएं मिले और खिलौने मिले। ये कालीबंगा सभ्यता की थी। इसमें अगर अपन याद करें मुख्य चीजें देखें, यहाँ पर नालियाँ मिली ईंट की और लकड़ी की, और मुख्य चीज़ों में नालियाँ मिली ईंट और लकड़ी की, और ज्योति भी कृषि की भूमि के साक्ष्य मिले, और हाथी दांत का कंघा मिले। ये तीन चीज़ें इसमें कालीबंगा सभ्यता की दृष्टि से जो कि इसमें ही मिले, तो ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। उसके बाद अगर अपन अगली सभ्यता की बात करें, तो अगली सभ्यता अपने सामने आती है अहाड़ या अघाटपुर सभ्यता, जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में उल्लेख कर रहा है, उसी की स्तर के अनुसार अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर अहाड़ या अघाटपुर सभ्यता की बात करें, अहाड़ सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर में है। और अहाड़ ये बेड़च नदी, या इसी को अपन क्या कहते हैं, आयड़ नदी भी कहा जाते हैं, तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे ये सभ्यता है। आयड़, बेड़च या अहाड़ सभ्यता एक नदी के नाम है, उद्देश्य अगर उदयपुर में है। उसके बाद अगर अहाड़ सभ्यता की बात करें, तो उसको स्थानीय नाम क्या है, धूलकोट है, और इसको ताम्रवती और तांबावती नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब यहाँ पर तांबे औजारों निर्माण के केंद्र होने के कारण तांबे के औजारों का निर्माण होता था। तांबर औजारों निर्माण के केंद्र होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ताम्रवती या तांबावती सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसको प्राचीन नाम क्या था, अघाटपुर था, और प्रारंभिक नाम स्थानीय लोग इसको क्या कहते, धूलकोट का कहते थे, क्योंकि यहाँ पर अहाड़ नदी के किनारे यहाँ पर टिल्ले दिखाई दे देते थे, इस कारण उसको धूलकोट कहा जाता है। मिट्टी के इतने बड़े टिल्ले थे। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें, यहाँ के प्राप्त मकान की दीवारें थे वो पत्थर और मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छत पर बांस और केलू की छतें होती तो बांस से बनी हुई थी। बड़े कमरों के बीच में बांस के पर्दे डालकर उनको विभाजित कर दिया जाता था। तो एक रूम था, उसको 2 भागों में या 4 भागों में इसको डिवाइडेड कर दिया जाता, बड़ा रूम बनाते थे। उसके बाद अगर अपन बात करें, कालीबंगा अहाड़ सभ्यता थी, तो इसमें यहाँ पर मकान में 4 से लेकर 6 चूल्हे मिले। तो 4 या 6 चूल्हे इस बात का संकेत करते थे कि वहाँ संयुक्त परिवार का निवास था। तो अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि संयुक्त परिवार कौन सी सभ्यता की में अवशेष मिले, तो ये कालीबंगा सभ्यता में और अहाड़ सभ्यता में मिले। उसके बाद अगर अपन आगे देखें, उच्च कोटि के चावल मिले। यहाँ पर उच्च कोटि के चावल की खेती कहाँ पर की, उत्पादित कहाँ पर होते थे, अहाड़ सभ्यता में उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। भट्टीनुमा चूल्हा भी मिला, 6 छोटे चूल्हे मिले। तो अपन यहाँ पर इस तरह याद रख सकते हैं, अगर 6 छोटे चूल्हे मिले तो वहाँ पर भट्टीनुमा चूल्हा भी मिलेगा, क्यों बड़ा चूल्हा भी मिलेगा इतना बड़ा भोजन पकाने के लिए। और यहाँ पर 6 चूल्हे मिले, इसलिए हमारे इतना बड़ा भोजन, इतने बड़े चूल्हे को जरूरत पड़ रही थी भोजन पकाने के लिए। तो यहाँ संयुक्त परिवार भी था, और संयुक्त परिवार कहाँ पर था, अहाड़ में था। अगला इसमें अगर अपन बात करें, अगर इस 6 चूल्हे में इतना बड़ा संयुक्त परिवार था, तो बर्तन की भी ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो बर्तन ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ बर्तन बनाने के कला में भी दक्ष थे। यहाँ लाल और भूरे मृदु भांड मिलते थे। मृदु भांड यानी मिट्टी के बर्तन को मृदु भांड कहा जाता है। उसके बाद अगर अपन आगे बात देखें, इस कालीबंगा सभ्यता 1951-52 में इसका उत्खनन किया गया। तब यहाँ पर तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, 26 किस्म के मणिये, और जिसमें 6 तांबे के मुद्राएं और 3 मुहरें भी यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में मिली, अहाड़ सभ्यता में मिली, सॉरी। उसमें अगर यहाँ पर तांबे के पात्र भी मिले, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे के टुकड़े, तांबे की छुरी भी मिली, और यहाँ पर एक मृण मूर्ति भी मिली। यहाँ पर क्या मिली, एक मृण मूर्ति भी कालीबंगा सभ्यता में, अहाड़ सभ्यता में मिली, जो कि उदयपुर में है। इस तरह से अगर अपन अहाड़ सभ्यता की बात करें, एक बार संक्षिप्त में वापस देखें, तो अहाड़ सभ्यता है आयड़ बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है। इसको धूलकोट का स्थानीय लोग कहते हैं। ताम्रवती या तांबावती इस नगरी का इसका नाम है। उसके बाद यहाँ पर संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले। बर्तन बनाने की संयुक्त परिवार था, बर्तन बनाने ज़्यादा बर्तनों की जरूरत पड़ी, बर्तन बनाएंगे। लाल का भूरे रंग मृदु भांड मिले, और यहाँ उत्खनन किया, तब यहाँ पर 6 तांबे के मुद्रे, 3 मुहरे मिली, यहाँ मृण मूर्ति भी मिली, और तांबे के
पात्र भी मिले, कुल्हाड़ी भी मिली, टुकड़ा भी मिला, तांबे की छुरी भी यहाँ पर अवशेष के रूप में मिली। उसके बाद अगर अपन अगली, यहाँ आहड़ के लोग थे, यहाँ पर आहड़ सभ्यता, अगर सभ्यता के पतन होने शुरू हुआ तो प्राकृतिक विध्वंस के कारण इसका पतन होना शुरू हुआ। तो पतन होने के बाद यहाँ आहड़ के लोग कहाँ पर चले गए, कुछ लोग यहाँ से भगवानपुरा की तरफ चले गए और कुछ लोग गिलुंड की तरफ चले गए। जो गिलुंड सभ्यता कहाँ पर थी, राजसमंद में थी, तो वहाँ पर उस दिशा में प्रस्थान करके यहाँ आहड़ का पतन हो गया और वहाँ पर वो सभ्यताएं उत्खनित वह सभ्यताएं प्रारंभ होने लगी। तो यहाँ पर आहड़ सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद अगर अगली सभ्यता की बात करें तो अगली सभ्यता हमारे सामने आ गई बालाथल सभ्यता की, जो कि उदयपुर में है, वल्लभनगर तहसील में। यहाँ पर अगर जो सामग्री मिली उनमें अगर अपन बात करें, यहाँ पर जो साक्ष्य मिले तो उसमें 11 कमरों का भवन मिला, जो कि यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरपीएससी और आरएसएस में अधीनस्थ बोर्ड का ये उसने 11 कमरों का भवन कहाँ पर मिला, तो ये बालाथल सभ्यता में मिला है। बुना हुआ वस्त्र मिला है। बुना हुआ वस्त्र की बात करें तो बुना हुआ वस्त्र है 2 जगह पर मिला है, एक बालाथल में मिला और एक कहाँ पर मिला, बेराट सभ्यता में भी बुना हुआ वस्त्र मिला। बुना हुआ वस्त्र की बात करें, ये 2 जगह पर अपन को मिला है, एक बालाथल में और एक बेराट में। बालाथल और बेराट में भी बुना हुआ वस्त्र मिला और बालाथल में बुना हुआ वस्त्र मिला। कले की हार की लटकन मिली, तांबे की कुल्हाड़ी, छेनी व बाण मिले। और यहाँ पर अगर अपन बालाथल की बात करें, यहाँ कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। और लोहा गलाने की भट्टियां भी यहाँ पर पाई जाती थी, तो यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी कहाँ पर मिले हैं, बालाथल में मिले हैं। यहाँ पर अगर बालाथल के एक संक्षिप्त देखें तो यहाँ पर वल्लभनगर उदयपुर में है और 11 कमरों का भवन। ये क्वेश्चन के आरपीएससी कई बार पूछा गया है और दिनेश बोर्ड के द्वारा भी कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 11 कमरों का भवन कहाँ पर मिलता है, बालाथल में मिला। और बुना हुआ वस्त्र की बात करें, यहाँ पर एक बालाथल में मिला, बैस से बालाथल आ गया और बैस से ही बेराट आ गया। बेराट और बालाथल दोनों जगह बुना हुआ वस्त्र मिला, तो ये पॉइंट अपन याद रखना है। और यहाँ पर अगर बालाथल सभ्यता की बात करें, ये ताम्र सभ्यता भी, तांबे की सभ्यता थी, तांबे के वस्त्र औजार वगैरह मिले, तो ये ताम्र सभ्यता भी थी। साथ में लोहकालीन सभ्यता भी थी, यहाँ के लोहे के साक्ष्य भी मिले, लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले, तो यहाँ लोह सभ्यता भी थी। यानी ताम्र और लोह सभ्यता मिश्रित युग के रूप में कौन सी मिली सभ्यता थी, बालाथल सभ्यता थी। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें, गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर थी, सीकर में थी। गणेश्वर सभ्यता थी सीकर के नीम का थाना में। और ये ताम्र संचय संस्कृति यानी ताम्र सभ्यता को जननी कहा जाता है। विशिष्ट संस्कृति का अवशेष मिले सीकर में और ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान में गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। यहाँ पर ताम्र उपकरण बहुतायत मात्रा में मिले, जिनमें बाण, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे। यही क्वेश्चन यहाँ पर एकमात्र आसन स्थल था जहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे मिले। इसके इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ पर समुद्र या पानी के अवशेष थे, इस कारण मछली पकड़ी जाती थी, इसलिए मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन थे, ये 2 प्रकार के थे। एक हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकला वाले मजबूत बर्तन मिले। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के ये 2 प्रकार थे। उसके बाद अगर अपन बात करें इसमें गणेश्वर सभ्यता सीकर की, जो जहाँ पर दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिने मिले, जिनका निर्यात पश्चिमी व मध्य एशिया में किया जाता था। वहाँ से बेलनाकार मुद्राएं वापस ली जाती थी। यहाँ पर विदेशी निर्यात के साक्ष्य कहाँ से मिले, विदेशों से आयात निर्यात के साक्ष्य राजस्थान एकमात्र स्थल से मिलते हैं। विदेशी आयात निर्यात के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, गणेश्वर से मिलते हैं, जहाँ पर विदेशों से आयात वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, यहाँ पर गणेश्वर से मिलते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, आहड़ और गणेश्वर दोनों सभ्यताएं ताम्र सभ्यताएं थी। आहड़ की बात करें और कौन आगे, गणेश्वर सभ्यता, ये दोनों क्या थे, ताम्र सभ्यता थी, किंतु इनके ऊपर लोह सभ्यता के दोनों पर अवशेष मिले। लोहकालीन के अगर अपन इतिहास देखते हैं तो वहाँ पर अपन मुख्य चीज़ों में बेराट, सांबर, बागौर और रेड जो कि भरतपुर में है, रेड सॉरी टोंक में है, तो उसके अपन को विवरण देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर अपना लोह सभ्यता में एक सभ्यता देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बेराट सभ्यता देखते हैं। बेराट सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में है। बेराट सभ्यता बिजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी के पास में है, जयपुर में है। यहाँ पर महाभारत काल में यहाँ पर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल का प्रमुख केंद्र था। अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, कौन से, भाबरू और बेराट स्तंभ लेख मिले, तथा बौद्ध मठों के अवशेष भी यहाँ पर बहुतायत मात्रा में मिले। और ये भाबरू स्तंभ लेख था, इसी में अशोक को क्या कहा गया था, मगध का राजा कहा गया था। और इसमें अशोक नाम का उल्लेख भी यहाँ पर भाबरू अभिलेख में मिलता है, तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी क्रम में अगर अपन बात करें, बेराट सभ्यता थी, यहाँ पर 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिसमें 8 पंचमार्क थी तथा 28 यूनानी भारतीय शासकों की मुद्राएं मिली। तो ये 36 मुद्रा कहाँ पर मिली, बेराट सभ्यता मिली। इसके क्रम में अपन आगे देखें, यहाँ पर स्वास्थ्य के चिन्ह है, उत्तरी रत्न चक्र के चिन्ह युक्त घड़े मिले। नाचता हुए पक्षी के अवशेष कहाँ पर मिले, बेराट में मिले। पत्थर के संदूक, लोहे के किले और बुना हुआ वस्त्र, अपन पीछे भी अभी चर्चा की कि बालाथल और बेराट दोनों जगह मिले, तो यहाँ पर बालाथल में भी बुना हुआ वस्त्र मिला था और बेराट में भी बुना हुआ वस्त्र मिला, ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। यहाँ पर नाचता हुआ पक्षी मिला, जो कि
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाचतवा पक्षी तथा मौर्य काल में इसके जो शिलालेख मिले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से ये विराट सभ्यता थी। यह इस और विराट सभ्यता की बात की, इसमें एक खास बात ये थी, इसमें हर युग की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, चाहे लौह युग की बात करें, चाहे पाषाण युग की बात करें, या ताम्र युग की बात करें, या लौह युग की बात करें, या हर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। विराट सभ्यता थे ये इस तरह भी इम्पोर्टेंट थी। और इसका इसी तरह अगर अपन इनके अलावा अगर अपन बात करें, लोहयुगीन ताम्र और लोहयुगीन सभ्यताओं के अलग अलग अवशेष देखने बात करें और कौन सी सभ्यताएं राजस्थान में विकसित हुई, उनमें अगर अपन देखें तो भीलवाड़ा में बागौर और उज्जैन सभ्यता थी, जयपुर में सांबर और जोधपुरा। यहाँ पर जोधपुरा सभ्यता की बात करें, यहाँ तो जोधपुरा या जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है। टोंक सभ्यता में, टोंक में नगर और रेड सभ्यता मिली। नगर कहाँ पर है? टोंक में है। नगरी जो कि चित्तौड़ में है, यहाँ पर ये उल्लेख किया हुआ है। राजसमंद में पचमता और गिलूण सभ्यता मिली। भरतपुर में नोह और जालौर भीनमाल में ये जो सभ्यताएं मिली, ये सभी ताम्र प्लस में लोह सभ्यता दोनों के संयुक्त अवशेष संस्कृति को प्रकट करती है। इस तरह से हमने कक्षा 6 के पाठ कौन सा था? ये चौथा पाठ था, सभ्यता प्रमुख सभ्यता के अंदर, उसको अपने चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इससे अगला पाठ लेके आएंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।